हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर इनको देख करके आप लोग जाइएगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है? तो ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा या कालीबंगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से आपका विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो 2022 में आपका पूछा गया था ये प्रश्न। अगला है कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आकृति भी आपका 2022 में ही पूछा था। दीर्घ वृत्ताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर आयताकार। तो ये आपका आयताकार हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डॉट से बनी थी। सेल खड़ी, ईंटों ईंटों पीतल या फिर ग्रेनाइट। तो यहाँ पे सेल खड़ी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेल खड़ी से ज़्यादातर मोहरें जो मिली हैं हड़प्पा काल की, वो आपकी इस सेल खड़ी से बनी हुई थी। अगला है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा को भागों में विभाजित किया गया था। तो धौलावीरा को 4, 2, 5 या 3, तो धौलावीरा को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा को यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले भाग को जो कहते थे उसको कहते थे किला भाग, किला, ठीक है, किला भाग कहा जाता था और भाग कहा जाता था। और दूसरे को, बीच वाले भाग को कहा जाता है मध्य भाग कहा जाता था, मध्य भाग। और जो ये वाला भाग होता था इसको निचला भाग कहते थे, निचला, निचला भाग कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, निचला भाग, इसको निचला भाग कहा जाता था। तो ये तीन, यही एकलौता केवल शहर है, धौलावीरा एकलौता ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभक्त था, और सारे के सारे आपके 2 ही भाग में विभक्त थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? शक शासक, तो शक शासक इसमें रुद्रामन हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पे। अगला है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म या जैन धर्म से एक प्रश्न जरूर पूछता है, और ये 2021 में पूछा था। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या संस्कृति। तो पाली भाषा में लिखे गए थे। जो आपके प्राचीन बौद्ध ग्रंथ थे वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में पूछा गया था। बुद्ध, धर्म, संघ या मध्यम मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मध्यम मार्ग उनका एक निर्माण का एक रास्ता था, निर्माण प्राप्त करने का एक रास्ता था, ना कि यह आपका त्रिरत्न में शामिल था। त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म और संघ, इन्हीं को मिला करके इनको क्या कहते थे? त्रिरत्न कहा जाता था। याद रखना है, त्रिरत्न इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में डॉट महाजनपद से होकर के बहती थी। ऑप्शन है कंबोज, कौशल, मगध या फिर मच्छा। तो यहाँ पे आपका मगध हो जाएगा। याद रखना, मगध से आपका गंगा और सोन नदी बहती थी। चलिए अगला है कि अशोक के कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय का प्राचीन नाम था। तो कलिंग तटीय जो था वो किसका अभी प्राचीन नाम है? मद्रास, बंगाल, उड़ीसा या फिर बॉम्बे। तो ये आपका उड़ीसा हो जाता है। याद रखना, अब उड़ीसा इसको बुलाते हैं। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था इसने? तो ये 2021 में देखिए, अशोक से, यहाँ पे अशोक से प्रश्न पूछा है, 2022 में भी प्रश्न पूछा है। यानी अशोक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी एमटीएस का। यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे गए अशोक से संबंधित, तो अशोक को ध्यान से पढ़िएगा। कलिंग युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध, तराइन का युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि यही से इसने धम्म की नीति, ठीक है, धम्म की नीति चलाई थी, जिसको हम शांति की नीति कहते हैं, शांति की नीति कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की अगर बात किया जाए तो ये आपका सातवाहन वंश के शासक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है। अगला है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। जगवाहक इकाई, प्रशासनिक इकाई, राजा का निजी संरक्षक या फिर सैनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रशासनिक इकाई। अगला है कि हर्षवर्धन वंश के शासक थे। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का शासक था, और वो पुष्यभूति वंश का एक महान शासक था। ये प्रश्न 2022 में पूछा था।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुस्तक के रचनाकार वाणभट्ट हैं? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूतम या फिर गीत गोविंद। तो यहाँ पे कादम्बरी के लेखक आपके कौन है? वाणभट्ट हैं। वाणभट्ट ने एक पुस्तक और लिखी जिसको हम हर्ष चरित्र कहते हैं, चरित्र। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। मृच्छकटिकम की अगर हम बात करें यहाँ पे, मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने, ठीक है, शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम। मेघदूतम की अगर बात करें कालिदास, कालिदास हो जाएंगे यहाँ पे, कालिदास ने लिखा है। फिर आपका गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव हो जाएंगे, ठीक है, जयदेव ने आपका गीत गोविंद लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष या फिर दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो ये देखिए यहाँ पे 2021 में पूछा, गौतमीपुत्र शातकर्णी से 2022 में भी प्रश्न पूछा है और 17 में भी पूछा था। तो इंपॉर्टेंट है गौतमीपुत्र शातकर्णी भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश के शासक था, याद रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ठीक है, उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। तो उत्तरापथ स्वामी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था, याद रखना, ये उपाधि थी उसके। अगला है आपका कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? चोल, वाकाटक, पश्चिमी गंग या फिर काकतीय। तो ये आपके अगर बात किया जाए यहाँ पे रुद्रमा देवी आपकी काकतीय वंश की थी, याद रखना, काकतीय वंश की थी, याद रखिएगा। अगला आपका है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है, गयासुद्दीन बलबन दिया है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिया है या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ आप सभी को, तो रजिया सुल्तान के पास जो गद्दी पे बैठा था उसका नाम था बहराम शाह, ठीक है। इसके बाद गद्दी पे आपका बैठेगा मसूद, ठीक है, याद रखना, मसूद शाह बैठेगा, शाह गद्दी पे बैठेगा। मसूद शाह के बाद भी एक शासक आएगा जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। इसके बाद आपका बलबन आएगा, ठीक है, इसके बाद बलबन आएगा। लेकिन ये तीनों शासक जो थे बेटा, याद रखना आप लोग, ये तीनों शासक जो थे ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, ठीक है, प्रभावशाली नहीं थे, ठीक है, इस वजह से इनका नाम नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा और ऑप्शन में भी नहीं दिया है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तक दिल्ली पर शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पे, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, कुछ फैक्ट बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे ऐबक की अगर हम बात करें आपका, तो इसने यह अगर बात किया जाए तो इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव डाली, गुलाम वंश की स्थापना किया इसने। गुलाम वंश के क्या संस्थापक है ये, ठीक है, जिसको दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कहते हैं। और यह लाहौर से शासन करता था, ठीक है, शासन करता था ये। तो इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। राजधानी अगर बात करें यहाँ पे, इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर हुआ करती थी। और इसका चागौन खेलते समय यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1510 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था चंदेल वंश के शासक के द्वारा। तो चंदेल वंश का वह शासक था राजा, ठीक है, यशोवर्मन, ठीक है, राजा यशोवर्मन ने इसका निर्माण किया था कंदरिया महादेव मंदिर का। अगला प्रश्न है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डॉट में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। तो इसने पानीपत के युद्ध में हराया था, आपका याद रखना, पानीपत के युद्ध में हराया था, ठीक। चलिए अगला है आपका कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? तो तुकारोई की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, थानेश्वर की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसमें आपका हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो नवीनतम हो जाती है, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह लड़ी गई थी आपको 18 जून 1576 में, ठीक है, महाराणा प्रताप के खिलाफ इसने लड़ा था, ठीक है, याद रखना। अगला है कि मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे?
मातृवंश की बात हो रहा है, गलबा, सिकंदर, तैमूर या फिर चंगेज खां। तो मातृवंश के आधार पर ये चंगेज खान के वंशज कहे जाते हैं, याद रखना। अगर पिता वंश से आया पूछा यहाँ पे, ठीक है, पिता वंश का, तो तैमूर हो जाता, ठीक है, तैमूर, ठीक है। पिता की तरफ से इनकी माता जो थी वो चंगेज खां की तरफ से थी और पिता की तरफ से तैमूर खानदान के थे ये लोग, ठीक। चलिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया, याद रखना। और लाल किला, लाल किला, किला दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, ये याद रखना, ये शाहजहां ने बनवाया है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था, याद रखें। रेड फोर्ट जिसको हम बोलते हैं, शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली का जो आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। अगला है कि 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो उसके बाद नवाब बनता सिराजुद, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला आपका नवाब बनेगा, याद रखिएगा। यह 2022 में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1884 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो ये 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर विलियम जोन्स? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स साहब ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि मैसूर के युद्ध के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हासिल कर लिया था, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखना। यह कब हुआ था आपका? अगर बात करें यहाँ पे तो 1798 से 99 तक यह युद्ध आपका चला था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑरकोट, ठीक है, द सीज ऑफ ऑरकोट, जिसको आरकाट की युद्ध घेराबंदी कहा जाता है, विजयी हुआ फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? तो इसमें आपका अंग्रेज आपके विजयी हुए थे, अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है। 1751 में ये आपका हुआ था, ठीक है। एक तरफ ब्रिटिश थे, ठीक है, और ब्रिटिश की तरफ से अगर बात करें यहाँ पे तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव इधर से था। और उधर से अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक कर्नाटक के शासक थे, कर्नाटक के शासक, इनका नाम था चंदा साहब, ठीक है। इनके बीच में आपका यह युद्ध हुआ था, ठीक है, और इसमें ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत गए थे और चंदा साहब हार गए थे। इनकी अगर बात करें यहाँ पे पराजय हुई थी, ठीक है। अगला है कि सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? तो सालबाई की संधि 2021 में पूछा है, 2022 में भी पूछा था एमटीएस के पेपर में, ठीक है। तो सालबाई की जो संधि हुई थी आपकी, ये आपका 17 मई 1782 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, या मराठा और अंग्रेजों के बीच में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ने व्यपगत के सिद्धांत के आदेशानुसार कौन से राज्यों को हड़प लिया? तो इसमें देखिए व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जिसको डलहौजी ने पेश किया था, ठीक है, डलहौजी ने पेश किया था इसको। और इसके तहत इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर, झांसी, नागपुर, झांसी, सतारा, नागपुर, सतारा, उदयपुर या फिर झांसी। तो इसका जो आपका यहाँ पे क्रम बनेगा आपका, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाता है, सतारा, उदयपुर और झांसी। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ किसको किसको उन्होंने किया था। पहले पे सतारा आता है, ठीक है, याद रखना सतारा, ठीक है, सतारा हो जाएगा। ये जो आया था 1848 में सतारा आएगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करें यहाँ पे वाघाट आएगा, ठीक है, बाघाट या फिर वाघाट आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, 1850 में आया था ये, ठीक है। नंबर 3 पे अगर बात किया जाए यहाँ पे तो आपका उदयपुर, ठीक है, उदयपुर आएगा आपका यहाँ पे उदयपुर 1852 में आएगा। अच्छा, एक यहाँ पे हमने सतारा के बाद एक और आता है यहाँ पे, तो सतारा के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बीच में एक छूट गया हमारा, क्योंकि दो एक साथ आते हैं ना। एक आपका जैतपुर है, ठीक है, जैतपुर प्लस यहाँ पे संभलपुर, ठीक है, ये दोनों एक साथ शामिल होंगे और ये आते हैं 1849 में, ठीक है। बीच में आपका छूट गया तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा।
ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया। फिर 5 नंबर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 नंबर पे कौन आएगा आपका, झांसी आएगा। झांसी शामिल होता है इसमें 1853 में, ठीक है, झांसी आपका शामिल होगा 1853 में। फिर नागपुर आएगा, नागपुर भी शामिल हो जाता है, ठीक है, 1854 में, 1854 में नागपुर शामिल। फिर आपका 7 नंबर पे आपका आएगा करौली, ठीक है, करौली भी शामिल हो गया था 1855 में। और अवध को आप सभी को पता है कि अवध को 1856 में अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के शामिल कर लिया जाता है, ठीक। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। तो ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आपका जो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। अगला है इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया। तो नील विद्रोह का नेतृत्व किया था विष्णु चरण बिश्वा और दिगंबर बिश्वा ने, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा। अगला है ब्रिटिश भारतीय की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। तो ये किया गया था आपका 1911 में, जब दिल्ली में शाही दरबार लगा था, उसी बीच में किया गया था। यहीं पे आपका जो कलकत्ता का बंगाल विभाजन था आपका, ठीक है, बंगाल विभाजन जो था, इसको विभाजन को यहीं पे रद्द भी किया गया था, ठीक है, इसी को रद्द भी किया गया था, याद रखना। अगला है कि अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष से हुआ। अवध किसान सभा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में कई बार यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, और एग्जैक्ट वाली चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो अवध किसान सभा की जो हुई थी आपकी 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो आप सभी को पता है कि लखनऊ संधि आपकी 1916 में हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया। तो होम रूल आंदोलन जो आपका है उसका शुरुआत किया गया था आपका 1917 में, ठीक है, होम रूल आंदोलन आपका 1917 में स्टार्ट हुआ था। अगला है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया, किस वर्ष किया। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल काफ़ी फेमस है, और इसका नेतृत्व किया था 1918 में, क्योंकि 17 में चंपारण वाला किया था इन्होंने, और उसके बाद 18 में जाकर के अहमदाबाद में हड़ताल पे वहाँ पे इन्होंने मजदूरों का साथ दिया था, वहाँ पे उनकी मांगों को दिलवाया था। अगला है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो महात्मा गांधी ने किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से शुरू किया गया था, याद रखिए, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। कराची सूरत अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, या फिर आपका लाहौर अधिवेशन। तो जो आपका पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये 2019 में पूछा गया था, ये प्रश्न याद रखना। तो दोस्तों तो आज के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट रखिएगा, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि परीक्षा के लिए ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने बताया है, और ये सारे प्रश्न आपको पेपर में कई बार आपसे पूछे जाते हैं, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आप सभी को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में बनेंगे, और इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आप सभी से पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।